तो साथियों, इस वीडियो में हमने 3 एक्ट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद हम देखेंगे एक्ट ऑफ 1786 और लास्ट में हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1793। सबसे पहले हम नजर डालते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग को करेक्ट करना है आपने। ये जो पिट्स लिखा है इसमें डबल टी आएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब आप सोचोगे ये पिट्स क्या है, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट में ये पिट्स क्या है। तो पिट्स बेसिकली विलियम पिट्स की बात कर रहे हैं, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1784 वाला जो टाइम पीरियड है, इस वक्त ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो चलो अब ये इस एक्ट में क्या लिखा हुआ। अच्छा, मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन आपको देखने को मिलता है कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और ये जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसको डिस्टिंग्विश किया, उसको अलग अलग किया। हमें कैसे समझ लगेगा? तो साथियों, हमने पिछली क्लास में देखा था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ पे हमने एक बॉडी के बारे में पढ़ा। उस बॉडी का नेम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो बॉडी थी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनका काम क्या था कि रेवेन्यू से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करना। कहाँ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो विद द पासेज ऑफ टाइम इनका जो वर्कलोड था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वर्कलोड को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली एक नई बॉडी बनाएगी, और इस बॉडी का नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका क्या काम था? इसका काम था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको स्टडी करे, और उसका जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को किसको सौंपे? ये रिपोर्ट को सौंपेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते थे कि इंडिया का जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, अब वो इनडायरेक्टली कौन मैनेज करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले करेंगे। तो ये जो लाइन हमने पढ़ा कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी, कैसे पता चल रहा है? अब ये जो कमर्शियल फंक्शन है, कमर्शियल फंक्शन किसने परफॉर्म करना है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शंस किसने अब मैनेज करना है? वो मैनेज करना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। तो इस तरीके से आप देखते हो कि इस एक्ट ने डिस्टिंग्विश किया था कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बॉडी बनाई गई थी, एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस एक्ट के अकॉर्डिंगली। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब इसको बनाया गया था टोटल इसमें कितने मेंबर थे? तो 6 मेंबर हुआ करते थे। इसका हेड कौन होता था? इसका चेयरमैन कौन होता था? तो इसका हेड होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमने याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो बॉडी आ गई, एक आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक आ गया आपके पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो इनफैक्ट पहले से ही थे, अभी एक नई बॉडी आई है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इस दोनों के फंक्शन को परफॉर्म करने का ये जो सिस्टम था, इसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डुअल गवर्नमेंट। तो ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली डुअल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली लाइन है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोसेशन कहना चालू कर दिया। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ज़मीनें एक्वायर की है इंडिया में आके, अब उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी नहीं कहेंगे। वो किसकी टेरिटरी अब कहलाई जाएगी? वो ब्रिटिश पोसेशन कहलाई जाएगी, मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़मीनें रहेंगी। तो इस लाइन से भी इन्फॉर्मेशन जो है पूछा जा सकता है पेपर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप एक तरीके से कह सकते हो कि सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। सुप्रीम कंट्रोल किस कॉन्टेक्स्ट में? कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, इस पर सुप्रीम जो अथॉरिटी है किसको दे दी गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये अगर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ से क्लियर भी हो रही है चीज़ें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बनाया जाना, ठीक है, कंपनीज की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोसेशन कहना, यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से सिंपल हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम जो अथॉरिटी है ये दी जा रही है। और जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसमें हमने देखा था कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा, उसकी मदद करने के लिए एक 4 लोगों की काउंसिल बनाई जाएगी, जिसे हम गवर्नर जनरल काउंसिल कहते थे। तो इसके जो मेंबर्स का नंबर है अब ये कम हो गया 4 से कितना हो गया? 3। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स का नंबर जो 4 था 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंगली, उसको कम करके 3 किया गया था। वो किस एक्ट के अकॉर्डिंगली किया गया था? फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको इतनी अथॉरिटी दी गई कि ये अपने अकॉर्डिंगली गवर्नर जनरल को किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं अपॉइंट करना है, ये भी अथॉरिटी इनको दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर आप देखोगे तो काफ़ी पावरफुल बॉडी के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। तो देखो, ये जितने भी अंग्रेजों ने कानून बनाए थे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसमें से सबसे आसान ये वाला एक्ट ही है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है।
आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन जब आसान हो और कम हो तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। अब जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको ये भी नहीं पता होगा, अब हम पढ़ लेंगे, हमको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। एक्ट ऑफ 1786, तो देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि इस वक्त अब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही है। ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है उधर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हालांकि आपको पता है कि विक्ट्री अमेरिकन की वहाँ पे होती है, अमेरिका एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में वहाँ इमर्ज हो जाता है, ब्रिटिश एम्पायर से वो बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी कॉर्नवालिस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिशर्स को, उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ये ऑफर किया कि अगर वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनना चाहता है, तो ये पोस्ट को वो एक्सेप्ट कर ले। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से बोला कि इस पोस्ट को मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरी कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है। तो वो जो उसने डिमांड्स रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली, और वही जो डिमांड है एक्ट ऑफ 1786 कहलाती थी। तो उसकी डिमांड क्या थी या फिर इसके प्रोविजन क्या थे, सेम बात हुई। तो देखते हैं उसकी डिमांड्स क्या थी। तो उसने बोला कि मेरे को ओवर राइडिंग पावर दे दो, मतलब कि मेरे को वीटो पावर दे दो, काइंड ऑफ मेरे को सुप्रीम पावर दे दो, मेरे को एब्सोल्यूट पावर दे दो। किस कॉन्टेक्स्ट में? डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। तो अभी हमने काउंसिल देखा ना, उसके असिस्ट करने के लिए पहले 4 मेंबर की काउंसिल बनी थी, उसके बाद 3 मेंबर की काउंसिल में ये रिड्यूस हो गया। तो जब भी फैसला लिया जाएगा तो वो उसको ओवरराइड कर दे, मतलब इसको वीटो पावर दे दो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया, वीटो पावर इसको मिल गया। फिर उसके बाद इसने बोला कि मेरे को कमांडर इन चीफ बना दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी जो है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, उसका मेरे को कमांडर इन चीफ बना दो, ठीक है, तब मैं ये पोस्ट एक्सेप्ट कर लूँ। एक्सेप्ट कर लिया और यही इस एक्ट का प्रोविजन बन गया। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो देखो चार्टर एक्ट जब भी आपके मन में आएगा, जब भी ये सवाल आपके सामने आए, तो आपने याद रखना है कि ये जो चार्टर एक्ट थे ना, ये 20-20 सालों के लिए बनाए जाते थे। तो सबसे पहला तो सवाल ये आ सकता है कि पहला चार्टर एक्ट किस साल में आया था? तो 1793 में आया था। तो ये जो चार्टर एक्ट था ये कितने सालों के लिए होता था? 20 सालों के लिए होता था। तो ये इस एक्ट में इन्होंने क्या लिखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हम ट्रेड मोनोपोली दे रहे हैं। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही सेलर होगा, दूसरा कोई सेलर नहीं आएगा, दूसरी कोई कंपनी नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि 1793 से लेकर 1813 के बीच में कोई भी दूसरी कंपनी आके इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर विच प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिन गिवन ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स। तो चार्टर एक्ट 1793 की बात कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है कि यही जो एक्ट है, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले हम उस पर नज़र डालते हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली हमने देखा था 1773 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस थे वो कितने थे? वो 4 थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो जो नंबर था वो रिड्यूस होकर कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है। फिर इसके अलावा आपने याद रखना है ये वाला पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसको पैसा किधर से मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा जो इंडिया में जो पैसा जनरेट हुआ है वहाँ से मिलेगा। इंडिया में जो पैसा जनरेट हुआ है उससे पैसा दिया जाएगा, ठीक है, इन लोगों को। अब ये ना, अब देखो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, माफ़ कीजिएगा, वेल्थ का जो ड्रेन है यहाँ से शुरू हो जाता है। कैसे? अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आज के टाइम में अमेरिका का एम्बेसडर इंडिया में आया हुआ है, तो अमेरिकन एम्बेसडर को पैसा कहाँ से मिलेगा? इंडिया में जो पैसा जनरेट हुआ है उससे मिलेगा कि अमेरिकन से अपना खुद का पैसा देंगे, अमेरिकन खुद का पैसा देंगे। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर ये अंग्रेज है, बाहर से आए हुए हैं, लेकिन इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? जो इंडिया में पैसा जनरेट हो रहा है। तो ये अजीब सी सिचुएशन बन गई, और यहाँ से आप कह सकते हो कि इंडिया का जो पैसा है ये ड्रेन होना चालू हो गया। तो अगर आप चार्टर एक्ट 1793 को अगर आप देखोगे, तो अगर मेरे से अगर आप पूछो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर 2-3 लाइनें बताओ, तो ये 2-3 लाइनें होंगी। सबसे पहले ट्रेड मोनोपोली यहाँ से मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए। उसके अलावा ये जो मेंबर्स है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, इनको पैसा किधर से मिलेगा? जो इंडिया में पैसा जनरेट हो रहा है वहाँ से मिलेगा। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस है। तो ये 3 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये रिमेनिंग 3 पॉइंट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी इस पर नजर डालते क्या है। देखो, जो 1786 के अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट्स कॉर्नवालिस को मिला था वो अब सभी को मिलेगा जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे, ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो बॉम्बे और मद्रास के ये जो प्रेसिडेंसीज है, ठीक है, ये अब किसके अंडर काम करेंगे? ये किसके अंडर काम करेंगे? ये काम करेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर। ये तो पॉइंट हमने पहले भी देखा था ना, 1773 में भी प्रोविजन था, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा, उसको बनाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये लाइन भी मतलब कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन एक्ट्स में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।